आज हम आपको जिस फिल्म की कहानी बताने वाले हैं इसका नाम है प्रे। इस फिल्म को इसी साल यानी 2022 में रिलीज किया गया था। ये एक एक्शन साई-फाई फिल्म है। तो चलिए जानते हैं फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है 1719 से, जहां हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम नारू है। वो अपने पूरे कबीले के साथ पहाड़ों के बीच में रहती है। वो एक अच्छी शिकारी बनना चाहती है, लेकिन सभी को लगता है कि वो शिकारी नहीं बन सकती। अब एक दिन वो अपने डॉगी के साथ शिकार के लिए जाती है, जहां उसे एक हिरन नजर आता है और वो उसका शिकार करने के लिए अपना हथियार उठा लेती है। लेकिन वो जैसे ही शिकार करने की तैयारी में होती है कि तभी आसमान में कोई अजीब सी आवाज होती है और हिरन वहां से भागने लगता है। जिसके बाद नारू और उसका डॉगी भी हिरन के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। नारू थोड़ी देर उसके पीछे जाती है, लेकिन अपने शिकार में कामयाब नहीं होती। मगर इतनी देर में उसके डॉगी की पूंछ एक ट्रैप यानी जाल में फंस जाती है। जिसके बाद नारू उसकी पूंछ को निकालती है और उस पर दवाई भी लगाती है। लेकिन तभी उसे आसमान से फिर एक आवाज आती है और वो उस आवाज के पीछे चल देती है। कुछ दूर जाने के बाद नारू को आसमान में एक यूएफओ जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन उस समय यूएफओ जैसी किसी चीज के बारे में लोग नहीं जानते थे, इसलिए नारू भी उसे एक थंडरबर्ड समझती है। इसके बाद हम नारू के भाई टाबे को देखते हैं, जो एक बहुत अच्छा हंटर होता है। वो अपने एक तीर से ही पक्षी को मार गिराता है। यह नारू उसे थंडरबर्ड के बारे में भी बताती है और कहती है कि ये उसके लिए एक मौका है, लेकिन टाबे उसे कहता है। जिसके बाद नारू अपनी माँ के पास चली जाती है और उनसे कुछ बातें करती है। दरअसल नारू की माँ जड़ी बूटी से दवाई बनाना जानती है और उन्होंने नारू को भी दवाई बनाना सिखाया था। नारू की माँ यहाँ उससे ये भी पूछती है कि तुम्हें आखिर शिकारी क्यों बनना है। तब नारू कहती है कि वो खुद को साबित करना चाहती है। जिसके बाद माँ उसे दवाई में इस्तेमाल होने वाले खास पीले फूल लाने के लिए भेज देती है। अब हमें फिर से वो यूएफओ दिखाई देता है, जिसमें से प्रेडेटर उतरता है। वो पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है, जिस कारण किसी को नजर नहीं आता। इधर नारू अपने डॉगी के साथ जंगल में उन फूलों को इकट्ठा कर रही होती है कि तभी उसे अपने कबीले के कुछ लोग मिलते हैं, जो उसे बताते हैं। अब नारू भी उनके साथ जाने के लिए कहती है, मगर वे सभी उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन तभी तावे सबसे कहता है कि नारू को साथ चलना चाहिए, क्योंकि वो दवाइयों के बारे में जानती है और हमें जरूरत पड़ने पर काम आ सकती है। इसके बाद वे सभी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ एक सीन में हम देखते हैं कि एक चूहे ने मकड़ी को अपना शिकार बनाया, लेकिन इतने में एक सांप उस चूहे को चट कर जाता है। मगर यहाँ वो इनविजिबल प्रेडेटर भी खड़ा रहता है, जिसे सांप सेंस कर लेता है और उस पर हमला बोल देता है। लेकिन इसके पहले ही प्रेडेटर उसे मार देता है। इधर नारू, ताबे और बाकी कबीले वाले लोगों को थोड़ी देर में अपना साथी भी मिल जाता है, लेकिन वो काफी जख्मी हालत में रहता है। जिसके बाद नारू उसके जख्मों पर दवाई लगाती है और जंगल से लाए पीले फूल में कुछ जड़ी बूटी मिलाकर उसे खिलाती है, ताकि उसका खून ठंडा पड़ जाए और ज्यादा ना बहे। इसके बाद सभी लोग अपने घायल साथी को घर लेकर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ताबे वहीं शेर को मारने के लिए रुक जाता है, जिसे देख नारू भी वहां रुकने के लिए कहती है और साथ में अपने भाई को ये भी बताती है कि ये सिर्फ शेर का काम नहीं है, क्योंकि शेर अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन ताबे उसे घर जाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। इधर वापस घर जाते हुए रास्ते में वो मरा हुआ सांप भी मिलता है, जिसे प्रेडेटर ने मारा था। उसके शरीर पर चमड़ी नहीं होती, जिसे देख नारू हैरान हो जाती है। वहीं पास में नारू को बड़े फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं, जिस पर कबीले वाले कहते हैं कि ये किसी भालू के होंगे। लेकिन नारू अब वापस अपने भाई के पास जाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो एक और लड़के को लेकर ताबे के पास चली जाती है। नारू उसे बताती है कि उसने बहुत बड़े फुटप्रिंट्स देखे हैं, जो बहुत अजीब हैं। लेकिन तावे उसे ये कहकर चुप कर देता है कि वो भालू के होंगे और अभी वे शेर के इलाके में हैं, इसलिए उन्हें शेर को निपटाना चाहिए। मगर अब नारू कहती है कि उन्हें शेर के लिए एक चारा तैयार करना चाहिए, ताकि वो जब इसे खाने के लिए आए तो वो लोग उसे शिकार बना ले। ताबे को नारू का ये आइडिया पसंद आता है और वो चारा बिछाने में लग जाता है, जबकि नारू और वो लड़का पेड़ पर बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ शेर आ जाता है और उस लड़के पर हमला कर उसे मार डालता है। इसके बाद वो नारू पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर नारू पीछे हटती है कि तभी उसे आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है, जिसके कारण उसका ध्यान हट जाता है और शेर भी उस पर हमला बोल देता है। इससे नारू पेड़ से नीचे गिर जाती है, लेकिन गिरते हुए भी शेर पर हमला कर देती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर में होती है, जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि ताबे उसे यहाँ छोड़कर शेर को मारने गया हुआ है। तभी बाहर से कुछ शोर होने लगता है और सब देखते हैं कि ताबे ने उस शेर को अकेले ही मार गिराया है। उसकी हिम्मत को देखकर उसे काबिले का नया सरदार बना दिया जाता है। मरे हुए शेर को देखकर सभी सोचते हैं कि मुसीबत टल गई, लेकिन नारू अब भी जानती है कि मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है।
यह नारू अपने भाई से कहती है कि उसने जंगल में अजीब रोशनी देखी है, इसलिए उन्हें वहां जाना चाहिए। लेकिन ताबे उसे कहता है कि तुमसे नहीं होगा। ये सुनकर नारू निराश हो जाती है। अगली सुबह नारू हथियार लेकर अपने डॉगी के साथ फिर से जंगल में निकल जाती है। यहाँ उसे प्रेडेटर के फुटप्रिंट और उसका हरे रंग का खून भी दिखाई देता है। तभी हम देखते हैं कि प्रेडेटर ने एक भेड़िए का शिकार किया है और उसका सिर काटकर अपने साथ रख लिया है। इसके बाद वो किसी गैस से उस सिर के मांस को पिघला देता है और कंकाल को अपने साथ रख लेता है। इसी दौरान हम प्रेडेटर को भी देखते हैं, जिसका शरीर इंसानों जैसा और मुंह एलियन की तरह है, जिस पर उसने मास्क पहना है। अब दूसरी तरफ नारू अपनी कुल्हाड़ी पर एक रस्सी बांधकर उससे प्रैक्टिस करती है, जिसके बाद वो खरगोश का शिकार कर अपना पेट भरती है और रात भी जंगल में ही गुजारती है। अब सुबह होते ही वो फिर प्रेडेटर की तलाश में निकल जाती है, मगर थोड़ी दूर जाकर उसको बहुत सारी भैंसें मरी हुई मिलती हैं, जिनके शरीर पर चमड़ी नहीं होती। यहीं पर उसे एक सिगार का टुकड़ा भी मिलता है। इसके बाद वो उन सभी के लिए प्रे करती और वहां से निकल जाती है, मगर थोड़ी दूर जाकर वो एक दलदल वाली जगह पर फंस जाती है और धंसने लगती है। तब वो अपनी कुल्हाड़ी निकालती है और एक पेड़ पर फंसा देती है, जिसके बाद वो खुद रस्सी पकड़कर बाहर निकल आती है। उधर प्रेडेटर भी उन भैंसों के पास पहुंच जाता है और उस सिगार और नारू की प्रे करते हुए रखी पत्ती को देखता है। अब हमें फिर से नारू नजर आती है, जो अपने हथियार पानी में धोती है और अपने डॉगी के साथ एक ऊंची जगह पर चढ़ जाती है। यहाँ से नीचे उसे एक भालू दिखाई देता है, जिसे मारने के लिए वो अपना धनुष निकालती है, लेकिन ज्यादा खींचने के कारण उसके धनुष का धागा टूट जाता है। अब वो भालू नारू और उसके डॉगी पर हमला करने के लिए टूट पड़ता है, जिससे बचने के लिए नारू कुछ लकड़ियों के नीचे छिप जाती है। लेकिन जब भालू उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो वहां प्रेडेटर आ जाता है और उस भालू की जान निकाल देता है। ये सब देख नारू नदी में कूद जाती है और बहते हुए एक दूसरी जगह पहुंच जाती है। यहाँ उसे अपने कबीले वाले लोग मिलते हैं, जो बताते हैं कि ताबे उसे ढूंढने जंगल की दूसरी तरफ गया है। वो सबको प्रेडेटर के बारे में बताती है, लेकिन वे भरोसा नहीं करते। अब वो फिर से जंगल में जाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एक लड़का उसे रोकता है, जिसके बाद उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वे नारू को पकड़कर उसके हाथ बांध देते हैं और उसकी कुल्हाड़ी भी छीन लेते हैं। लेकिन इतने में प्रेडेटर आ जाता है। वो हथियार को स्कैन कर लेता है और अपनी लेजर से निशाना लगाकर एक व्यक्ति को मार भी देता है, मगर वो किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए सब हवा में ही तीर चलाने लगते हैं। इस दौरान एक तीर प्रेडेटर को भी लग जाता है और अब वो थोड़ा दिखाई देने लगता है। इसके बाद कबीले वालों और उसमें लड़ाई होती है, लेकिन वो सबको बेरहमी से मार डालता है। इस बीच नारू अपनी कुल्हाड़ी उठा लेती है और अपनी रस्सी को काटकर वहां से भागने लगती है। वो भागकर एक खेत में जाती है, जहां उसे एक और लड़का मिलता है, लेकिन तभी प्रेडेटर वहां भी आ जाता है और उस लड़के को मार डालता है। इधर आगे भागते हुए नारू का पैर एक ट्रैप में फंसता है। इसके बाद जब प्रेडेटर वहां पहुंचता है तो उस ट्रैप को देखकर वापस चला जाता है। प्रेडेटर के जाते ही कुछ शिकारी लोग यहाँ आ जाते हैं और नारू को बेहोश कर अपने साथ अपने कबीले में ले जाते हैं। यहाँ एक आदमी को सिगार पीते देख नारू को पता चलता है कि इन्होंने ही भैंसों को मारा था। साथ में वो ये भी देखती है कि इन लोगों ने उसके भाई को भी बंदी बनाया हुआ है। अब जब वो प्रेडेटर को पकड़ने में उनकी मदद के लिए मना कर देती है तो वे नारू और ताबे को जंगल में एक पेड़ से बांध देते हैं और खुद दूर बैठ जाते हैं, ताकि प्रेडेटर उन्हें मारने आए तो वे उसे अपना शिकार बना सके। लेकिन प्रेडेटर वहां आकर उन्हें मारना शुरू कर देता है। इस बीच एक बार उसका पैर ट्रैप में भी फंस जाता है, लेकिन वो बहुत ही आसानी से खुद को छुड़ाता है और उन्हें मारने लग जाता है। इसके बाद प्रेडेटर अपने हाथ पर लगी डिवाइस पर कुछ बटन दबाता है, जिससे कुछ फ्लाइंग बॉम्ब निकलते हैं जो बाकी शिकारियों को मार देते हैं। उधर दूसरी तरफ नारू एक तरकीब से खुद को और ताबे को छुड़ा लेती है। अब ताबे जंगल में घोड़े लाने के लिए जाता है तो वहीं नारू अपने डॉगी को बचाने के लिए कबीले की तरफ चली जाती है। यहाँ वे लोग डॉगी को मारने ही वाले होते हैं कि नारू वहां पहुंचकर सबको मार डालती है। अब वो अपने डॉगी को वहां से भेज देती है और अपने पैर की चोट पर दवाई लगाती है, मगर तभी वहां एक और व्यक्ति आ जाता है जिसका पैर कटा हुआ था। वो नारू से अपनी मदद के बदले बंदूक देने के लिए कहता है। दवाई लगाने के बाद नारू उसे भी पीले फूल देती है, जिससे उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। इतने में ही वहां प्रेडेटर पहुंच जाता है, जिससे बचने के लिए नारू एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। उधर प्रेडेटर शिकारी के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसे स्कैन नहीं कर पाता। मगर वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसका पैर शिकारी पर पड़ जाता है और वो चिल्ला देता है, जिसके बाद प्रेडेटर उसे भी खत्म कर देता है। यहाँ नारू को ये भी समझ आ जाता है कि खून ठंडा होने पर प्रेडेटर उसे नहीं देख पाता। इतनी देर में वहां नारू का डॉगी भी आ जाता है और प्रेडेटर उसकी तरफ अपनी बंदूक भी पॉइंट कर देता है,
मगर तभी तावे वहां आकर प्रीडेटर पर हमला करता है, जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है और उससे निकलने वाली लेजर एक पेड़ पर लगती है। अब प्रीडेटर जब भी तीर चलाता है तो उसका निशाना पेड़ पर ही लगता है। इसके बाद वो तावे पर भी तीर चलाता है, मगर उसका हर वार खाली जाने लगता है। नारू को अब ये भी पता चल जाता है कि उसके हथियार कैसे काम करते हैं। इस बीच नारू भी बंदूक चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो काम नहीं करती। इतने में प्रीडेटर अपना मास्क फिर से पहन लेता है, मगर तावे उस पर लगातार हमले कर उसे घायल भी करता है, जिससे उसका हरा खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से इनविजिबल हो जाता है। अब तावे नारू को वहां से जाने के लिए भी कहता है, लेकिन वो नहीं सुनती और इतने में प्रीडेटर आके तावे को मार डालता है, मगर इस बीच नारू वहां से बचकर भाग जाती है। इधर दूसरी तरफ एक लड़की तावे की माँ को बता देती है कि उसका बेटा मर चुका है। अब फिर से हम नारू को देखते हैं, जो नदी में अपने शरीर पर लगा खून धोकर वहीं बैठ जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ती है। अब नारू उस शिकारी का पैर काटकर उसके सामने एक खाली बंदूक रख देती है और खुद अपने खून को ठंडा करने के लिए वो पीला फूल खा लेती है। इसके बाद यहाँ वो प्रीडेटर आ जाता है, जिसे नारू के होने का पता नहीं चलता, लेकिन शिकारी के हाथ में बंदूक देखकर वो उसे मार देता है। मगर तभी नारू ही पीछे से उस प्रीडेटर के सिर पर गोली मार देती है, जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है। अब नारू उस मुखौटे को लेकर वहां से भाग जाती है और प्रीडेटर के लिए एक ट्रैप बनाती है, जिसके बाद प्रीडेटर भी वहां आ पहुंचता है। अब नारू उस पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करके उसे घायल करने लगती है, तो वहीं प्रीडेटर भी नारू को उठाकर फेंक देता है, मगर नारू अब भी हार नहीं मानती और अपने बनाए ट्रैप से उसे चोट पहुंचाती रहती है। इस बीच प्रीडेटर का एक हाथ भी कट जाता है और वो काफी गुस्सा हो जाता है। यहाँ एक पल ऐसा भी आता है जब वो नारू को मारने ही वाला होता है, लेकिन नारू फिर से हिम्मत दिखाती है और इतने में ही उसका डॉगी भी उसे उसकी कुल्हाड़ी ला देता है, जिसकी मदद से वो प्रीडेटर को दलदल वाले गड्ढे में गिरा देती है। गड्ढे में गिरने के बाद प्रीडेटर अपनी बंदूक निकालता है और नारू पर तीर चला देता है, लेकिन नारू अपने साथ लाए उस मास्क को ऐसी जगह सेट करती है जहां से लेजर सीधे प्रीडेटर के सिर पर पड़ती है, इसलिए प्रीडेटर का चलाया हुआ तीर उसके ही सिर में लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सुबह होने के साथ ही नारू उस प्रीडेटर का कटा हुआ सिर लेकर अपने कबीले में पहुंचती है। वो अपने पिता को शिकारी के पास से मिली बंदूक भी देती है और कहती है कि खतरे से बचने के लिए हमें सुरक्षित जगह जाना होगा। इसके बाद नारू को कबीले का नया सरदार बना दिया जाता है। अब फिल्म के अंत में हमें एक ड्राइंग नजर आती है जिस पर प्रे लिखा होता है और इसके बाद कबीले की तरफ कुछ यूएफओ आते हुए नजर आते हैं और फिल्म यही खत्म होती है।